शोभित, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? पतंजलि योगपीठ पर छापा मारा गया है। बिल्कुल दीदी, आपको बता दूं, जिस तरह से ये बाबा रामदेव के ऊपर बार बार कार्रवाई की जाती है, इसी तरह इस बार केंद्रीय उत्पाद कर विभाग की 9 सदस्यों की टीम ने पतंजलि योगपीठ में छापा मारा है। 2 दिन से जो कार्रवाई जारी है, आज इसका खुलासा हुआ है और इससे ये पता लग पाया है कि और केंद्रीय जो उत्पाद कर की जो टीम आई थी, 9 सदस्यों की टीम थी, उन्होंने जो छापा मारा है उसमें 20 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी है और 1 करोड़ रुपए का हाथों हाथ यहीं से जुर्माना ठोका गया है बाबा रामदेव की जो योगपीठ है। जो बाबा रामदेव की जो पतंजलि योगपीठ है, इसमें कई बार पहले भी कार्रवाई की गई है। इस तरह से ये दूसरी कार्रवाई एक बाबा रामदेव को दोबारा से झटका लगा है। जी शोभित, क्या ये पता चल पाया कि कौन से साल की टैक्स चोरी पकड़ी गई है? जी बिल्कुल, अभी अधिकारी जिससे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी अधिकारी इससे कोई बोलने को भी तैयार नहीं है। अभी उनका ये कहना है कि कार्रवाई अभी जारी है और भी अगर इसमें कुछ तथ्य सामने आएंगे तो वो भी बताए जाएंगे। ठीक है जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से आ रही है। पतंजलि योगपीठ पर छापा पड़ा है। 20 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। पतंजलि योगपीठ पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चारा घोटाले में दोषी करार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को सजा सुना दी गई। रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को 5 साल कैद और 25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोपहर 2:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू को 5 साल की सजा और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। लालू के वकीलों ने लालू को कम सजा दिलाने के लिए कई दलीलें दी, लेकिन ये काम नहीं आई। इसी के साथ अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी 4 साल की कैद की सजा सुनाई। उधर आरजेडी ने आरोप लगाया कि लालू यादव के खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अदालत पर बचाव पक्ष की अपील का कोई असर नहीं पड़ा। इसी के साथ अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी 4 साल की कैद और 2 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा को भी 4 साल की कैद और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनने के लिए लालू अदालत में मौजूद नहीं थे। 17 साल मुकदमा चलने के बाद 30 सितंबर को लालू यादव को आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी करने और पैसे का फर्जीवाड़ा करने सहित कई धाराओं के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया। दोषी करार दिए जाने के बाद से लालू यादव रांची की जेल में है। चारा घोटाले में रांची की विशेष अदालत द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराए जाने पर उनकी पत्नी राबड़ी देवी का कहना है कि एक राजनीतिक साजिश है, तो वहीं उनके मंत्री भी इसे राजनीतिक साजिश मान रहे हैं। लालू जी पॉलिटिकल शिकार हुए हैं, साजिश के शिकार हुए हैं, पॉलिटिकल साजिश के शिकार हुए हैं, जिस साजिश में नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण हाथ है। मगर हम इससे निराश नहीं हैं। पूरी पार्टी एक सूत्र में बंध करके राष्ट्रीय जनता दल का तमाम रैंक एंड फाइल लालू प्रसाद के साथ चट्टान के तरह खड़े हैं। पार्टी बैठेगी, तय करेगी, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व लालू प्रसाद जी ही हैं और वही तय दिशा निर्देश करेंगे और हम 2014 में ये साबित करेंगे कि इस ऐसी चुनौतियां हमें एक महती अवसर प्रदान करती हैं अपने को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का। अब इस फैसला से हम लोग को जरूर धक्का लगा, लेकिन हम लोग इस धक्का से विचलित नहीं हो सकते। ये जब पार्टी का हेड, पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का नेता इस तरह के संकट में पड़ा, तो इस संकट को मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही एकजुट हो गया। बहुत दुखी हैं, इतना दुखी हैं कि हम लोग इसका जवाब देंगे, बैलेट से जवाब देंगे, ईवीएम मशीन से जवाब देंगे। ये कहाँ का न्याय है कि जो आदमी मुद्दई है, 75 से जो डिफॉल्केशन चल रहा था, उसको
उजागर करने का काम लालू यादव ने किया है और उसी को फंसाने का काम किया। चारा घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। आइए आपको सुनवाते हैं लालू प्रसाद यादव की सजा पर किसने क्या कहा। देखिए, हम हमेशा कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं, कानून हमेशा अपना काम करता है और कानून ने अपना काम किया है, उनको सजा हुई है। तकलीफ की बात जरूर है कि नेताओं को, पॉलिटिशियंस को ऐसे सोच समझ के ही कुछ करना चाहिए, लेकिन उनके पास अपील की गुंजाइश अभी बाकी है। कानून कभी छोटे बड़े में तमीज नहीं करता है। लालू यादव के खिलाफ ये हुआ है सजा, तो अब ये भविष्य में मैं समझता हूँ सार्वजनिक जीवन या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई भी नेता है वो कदम फूंक फूंक करके रखेगा कि उसके सार्वजनिक जीवन पूरा दांव पे लग जाएगा। पार्टी पे असर डेफिनेटली पड़ने वाली है और चूंकि जब जो सबसे अगले पंक्ति के नेता है और चूंकि वो राष्ट्रीय उनके अध्यक्ष हैं और लालू जी का एक एरा है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उससे तो कहीं न कहीं उनकी पार्टी का असर पर अभी बिखरेगी पार्टी। हमने देख लिया, राशिद मसूदी का तो देख ही लिया, इनके बारे में भी कहा था और मैं तो केवल यही कहूंगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे और पारदर्शिता आनी चाहिए, इसमें हम सभी कोई चाहते हैं। पहले से अनुमान लगाया जा रहा था समाज में भी और मीडिया में भी कि लालू जी को अब सजा होने से कोई रोक नहीं सकता, वो भी 3 साल से ऊपर। तो मेरा मानना है जैसा किए वैसा पाए हैं। खाली किस आधार पर अगर लालू जी की सत्ता समाप्त कर दी जाए या चुनाव लड़ने का अधिकार समाप्त कर दिया जाए, ये संवैधानिक रूप से ठीक नहीं होगा, उचित भी नहीं है, क्योंकि लालू यादव जी का वोट देने का राइट नहीं खत्म हो रहा है इससे। तो जब वोटिंग राइट उनका है तो फिर चुनाव लड़ने का राइट कैसे उनको रोका जा सकता है। लोकसभा चुनावों की तैयारियों के तहत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर बृहस्पतिवार को गुजरात पहुंचे। राहुल गांधी ने अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से की। वह यहां करीब 1.5 घंटे तक रुके। इस दौरान उन्होंने आगंतुक पुस्तिका में लिखा कि वह यहां आकर अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी करीब 1.5 घंटे तक साबरमती आश्रम में रहे, जहां से महात्मा गांधी ने देश के अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था। राहुल ने आश्रम की आगंतुक पुस्तिका में लिखा, आश्रम में आकर मैं खुद को बहुत सम्मानित महसूस करता हूं। मैं गांधी और उनके विचारों का अनुयायी हूं। शुक्रिया। राज्य के अपने दौरे के दौरान राहुल अहमदाबाद और राजकोट में पार्टी पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर उन्हें दिशा निर्देश देंगे कि आगामी चुनाव में राज्य में मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार का किस तरह सामना किया जाए। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा पंचायत स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात के 2 दिवसीय दौरे के दौरान राहुल गांधी न केवल अहमदाबाद बल्कि राजकोट भी जाएंगे। राजकोट में भी वे पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्हें आवश्यक टिप्स देंगे। राहुल गांधी का गुजरात दौरा इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी गुजरात के ही मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ संभल में सद्भावना सप्ताह की समाप्ति पर बुलाई गई सभा में जमकर हथियारों की नुमाइश की गई। यहाँ खुलेआम धारा 144 का उल्लंघन किया गया। समाजवादी पार्टी संभल द्वारा आयोजित सद्भावना सम्मेलन के इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री इकबाल महमूद, प्रदीप यादव उर्फ गुड्डू भैया सहित विधायक पिंकी यादव भी मौजूद थी। लेकिन इस सद्भावना सम्मेलन में 1 दर्जन से ज्यादा राइफल और बंदूकधारी खुलेआम सीना ताने बैठे थे। इतना ही नहीं, एक आदमी तो 2-2 राइफलों की कमान संभालते हुए दिखाई दिया। मंच से मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन संभल में धारा 144 लागू होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के सद्भावना सम्मेलन में हथियारों के प्रदर्शन पर सवाल के जवाब में राज्य मंत्री प्रदीप यादव उर्फ गुड्डू भैया, जो अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए थे, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई हथियार दिखाई ही नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ न तो धारा 144 का उल्लंघन हुआ है। मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद प्रदेश सरकार ने सभी धर्मों में आपसी मेल बढ़ाने के मकसद से सद्भावना सप्ताह का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने माया राज का एक और फैसला पलट दिया है। दरअसल माया सरकार के दौरान बनी ध्वस्तीकरण नीति को आज राज्य कैबिनेट की बैठक में बदल दिया गया। खास बात ये भी रही कि आज की कैबिनेट की बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री से पहले पहुंचे। कई बैठकों से नदारत रहे आजम खान भी आज राज्य कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि उत्तराखंड त्रासदी में उत्तर प्रदेश के मृतक परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी।
लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम जनता त्रस्त है। अखिलेश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया है कि फिलहाल राज्य की अखिलेश यादव सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले स्टेट टैक्स में इजाफा नहीं करेगी। वहीं अखिलेश ने यह भी कहा है कि राज्य की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न स्टेट टैक्स में इजाफा करने पर विचार किया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो चलाने पर भी सहमति बन गई है। इसके अलावा चक गजरिया फार्म में अमूल की लगने वाली डेयरी के लिए 20 एकड़ जमीन स्थानांतरित करने का फैसला भी लिया गया है। गौरतलब है कि माया शासनकाल में सिंचाई विभाग की परिकल्प नगर कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके बाद उस समय के अधिकारी ने हलफनामा दिया था कि कार्यवाही उचित है और नियमों को मुताबिक किया गया है। अखिलेश सरकार ने पूर्व IAS अधिकारी SAT रिजवी को ये जांच सौंपी थी। जांच में ध्वस्तीकरण को नियमों के विपरीत पाया गया है, जिसके बाद कैबिनेट में माया शासनकाल की ध्वस्तीकरण नीति को रद्द कर दिया गया है। साथ में जिस अधिकारी ने इस कार्यवाही को नियमों के मुताबिक बताया था, उस पर भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब सभी राजनीतिक दलों को एक होकर लड़ाई लड़नी होगी। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में राजनीतिक दलों की राजनीतिक रैलियों पर अनुमति और रोक के मामले में मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने सफाई दी है। जावेद उस्मानी ने कहा है कि रैलियों की अनुमति जिला प्रशासन देता है, न कि शासन। यूपी में बेखौफ है बदमाश। सहारनपुर के माजरा गांव में खेत पर काम कर रहे 2 किसानों की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ अज्ञात बदमाशों ने खेत पर इन दोनों लोगों को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। जिन लोगों की मौत हुई उनमें से एक रिटायर्ड फौजी चंद्रपाल था और दूसरा उसका साथी स्वराज। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों में पुलिस के लिए गुस्सा भरा हुआ था। मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आश्वासन के बाद ही लोग शांत हुए। तब पुलिस ने कहीं जाकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इलाके में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। मोदी और मुलायम की जगह सरकार में नहीं बल्कि सलाखों के पीछे यानी जेल में होनी चाहिए। ये सनसनीखेज बयान दिया है कांग्रेस के सांसद और इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने। इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा राजधानी दिल्ली के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। कार्यक्रम तो सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में नए रेल कारखाने लगाने का था, लेकिन लगे हाथों बेनी बाबू ने मुलायम और मोदी दोनों पे निशाना साधा और कहा कि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ने मिलकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगे करवाए और दोनों ही दल नरसंहार के जिम्मेदार है। मोदी और मुलायम पे तीखे बांध छोड़ने वाले बेनी से जब अध्यादेश और राहुल गांधी के ऊपर सवाल पूछा गया तो बेनी बाबू बसते हुए नजर आए और कहा सरकार और कांग्रेस दोनों की आंखें बंद थी, राहुल ने अगर आंखें खोल दी तो इसमें बुराई क्या। लखनऊ में आज विधानसभा के सामने होमगार्डों ने भारी तादाद में अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इन तस्वीरों में जो भारी तादाद खाकी वर्दी में देख रहे हैं, ये और कोई नहीं उत्तर प्रदेश के होमगार्ड है, जो पिछले कई महीनों से सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर, लेकिन लगातार महज आश्वासनों के अलावा इनको नतीजे नहीं मिले, जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ये होमगार्ड विधानसभा के सामने इकट्ठा हुए और इन्होंने जहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं जिसके चलते काफी देर चक्का जाम रहा। ये होमगार्ड पहले मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा इन्हें हजरतगंज चौराहे पर ही रोक लिया गया और जिसके चलते पुलिस से इनकी झड़प भी हुई। लेकिन उसके बाद होमगार्ड सीधे विधानसभा के सामने पहुंचे और उन्होंने काफी देर चक्का जाम किया। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स आइली क्या? कैसे बढ़ सकता है आपके लंच और डिनर का टेस्ट? फैशन का कौन सा ट्रेंड है सबसे लेटेस्ट? सीरियल की दुनिया में किसकी हुई है एंट्री? जानने के लिए देखिए नई
सहेली दोपहर 2 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो।